तो मैं दिशा सिंह, आप सभी का क्लब आईएएस एस्पिरेंट चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 के लिए दृष्टि आईएएस की टेस्ट नंबर 23 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये टेस्ट पेपर फुल लेंथ टेस्ट पेपर है, जैसे कि हमने आपको लास्ट सेशन में बता दिया था कि अब से जितने भी टेस्ट पेपर होंगे सभी फुल लेंथ होंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, और कहीं भी कोई डाउट हो तो कमेंट करना, आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। इसके साथ ही दोस्तों, अगर आप लोगों ने 1 से लेकर के 22 तक की वीडियोस को नहीं देखा है तो जरूर देखें, आप लोग बहुत कुछ सीखेंगे उस टेस्ट पेपर में। ओके, और दोस्तों, टेस्ट नंबर 21 आरडी सर सॉल्व करवाएंगे, बजट से रिलेटेड क्वेश्चन है उसमें, तो आप लोग उसके लिए थोड़ा सा वेट करिए। अभी आरजी सर जो है मैराथन क्लास में बिजी चल रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन है, वायुमंडलीय परिसंचरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ओके, पहला कथन कह रहा है कि पृथ्वी पर प्रमुख पवन प्रणालियों के निर्माण के लिए दाब पट्टियों का वैश्विक वितरण मुख्यतः जिम्मेदार है। ओके, दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि कोरियालिस बल पवनों की दिशा को प्रभावित करता है लेकिन उनकी गति को प्रभावित नहीं करता है। तो बताइए कि कौन सा कथन आपका सही है। तो वायुमंडलीय परिसंचरण के संदर्भ में जो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि पृथ्वी पर प्रमुख पवन प्रणालियों के निर्माण के लिए दाब पट्टियों का वैश्विक वितरण मुख्यतः जिम्मेदार होता है। कहीं पे हाई प्रेशर होता है, कहीं पे लो प्रेशर होता है। तो पवनें कहाँ कैसे चलती हैं? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती हैं। तो ये पवन प्रणालियों के निर्माण के लिए क्या जरूरी होता है भाई? तो दाब पट्टियों का वैश्विक वितरण, ठीक है। तो दाब पट्टियों का पूरे विश्व में वितरण होना जरूरी है। कहीं पे हाई प्रेशर होगा, कहीं पे लो प्रेशर होगा। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट सही है। आप लोग को पता होगा कि हमेशा जो पवनें होती हैं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा कह रहा है कि कोरियालिस बल पवनों की दिशा को प्रभावित करता है लेकिन उनकी गति को प्रभावित नहीं करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। कभी कभी स्टेटमेंट में एग्जाम में दिया हुआ है ये स्टेटमेंट, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि कोरियालिस बल जो होता है पवनों की दिशा को प्रभावित करता है। मान लो ऐसे जा रहा था पवन, और कोरियालिस बल की वजह से ऐसे धीरे धीरे क्या करेगा, इसकी हवा की दिशा में विक्षेप उत्पन्न हो जाएगा और ये इस तरह से मूव कर जाएगा, ठीक है। तो इसकी गति को प्रभावित नहीं करता है कि अगर 120 किलोमीटर की 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है तो कोरियालिस बल की वजह से 130 या 150 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, तो नहीं होगा, ठीक है। इसकी दिशा को प्रभावित करेगा, इसकी गति को प्रभावित नहीं करेगा। ओके, तो यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में कोको की कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। देखो, इस समय बजट में इस बार कोको आया हुआ है, ठीक है। कोको, नारियल, तो आपको इसको पढ़ना है। चंदन हो गया। तो यहाँ आप बजट अगर आप लोगों ने पढ़े होंगे तो जो जो बजट में जिन जिन फसलों की बात यही कही गई है आपको उसको पढ़ लेना है कि कहाँ पे सबसे ज्यादा उत्पादन हो रहा है। भारत उत्पादन के मामले में किस नंबर पे है, ठीक है। किस राज्य में सबसे ज्यादा उत्पादन हो रहा है, भारत किन किन देशों को निर्यात कर रहा है, और इसकी इसकी वायुमंडलीय दशाएं क्या है, इसके ग्रो करने के लिए किस तरह की सॉइल की जरूरत होती है, कितनी वर्षा की जरूरत होती है, कितने तापमान की जरूरत होती है, ये आप लोग पढ़ लेना, ठीक है। बजट निकाल करके उसमें जो जो मेन मेन मेजर टॉपिक है उसको ढूंढ करके पढ़िए। अभी टाइम है, आप लोग कवर कर लेंगे। तो मानदंड दिया है, दूसरी साइड विशेषता दी हुई है। परिपक्वता अवधि, बुआई का समय, बुआई की विधि और तापमान दिया हुआ है, ठीक है। एग्जाम में भी, यूपीएससी के एग्जाम में भी समथिंग ऐसा ही क्वेश्चन देगा। कुछ एक्स्ट्रा अगर देगा तो वो आयात निर्यात दे देगा, या उत्पादन के संदर्भ में राज्यों की स्थिति पूछ लेगा, या विश्व की स्थिति, विश्व के देशों की स्थिति पूछ लेगा, ठीक है। तो मानदंड है परिपक्वता अवधि। तो पहली फसल जो है दूसरे वर्ष के अंत या तीसरे वर्ष में प्राप्त होती है, तो इसका जो परिपक्वता अवधि होती है थोड़ी ज्यादा होती है नॉर्मल फसलों से। तो यहाँ पहला स्टेटमेंट आपका सही है। दूसरा कह रहा है बुआई का समय। देखो, इसमें कह रहा है कि बुआई का समय, नर्सरी में बुआई का सर्वोत्तम समय जून जुलाई में होता है। देखो, जून जुलाई में नहीं होता है, दिसंबर जनवरी में होता है, ठीक है। दिसंबर जनवरी में होता है इनकी बुआई का समय। तो दूसरा गलत हो जाएगा। तीसरा कह रहा है बुआई की अवधि। इसमें कह रहा है कि अंकुरण बढ़ाने के लिए बीजों को मृदा में गहराई में बोया जाता है। ये तो गलत है भाई। आप देखेंगे किसी भी बीज को अंकुरण करने के लिए एकदम मृदा की गहराई में क्यों बोया जाएगा? मृदा की ऊपरी, हल्की ऊपरी परत में बोया जाता है कि उनको ऑक्सीजन प्रॉपर मिले और थोड़ा बहुत सनलाइट भी, और इसके साथ ही नमी भी, ठीक है। तो यहाँ पे ये गलत है। तापमान तापमान कह रहा है कि लगभग 25 डिग्री सेंटीग्रेड का औसत तापमान वृद्धि के लिए अनुकूल होता है। यहाँ दूसरा स्टेटमेंट आपका
सही है, यानी कि आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, पहला और चौथा। और अगर हम बात करें कि भारत में किन राज्यों में उसका उत्पादन सबसे ज्यादा होता है, तो सबसे ज्यादा उत्पादन आपके आंध्र प्रदेश में होता है, ठीक है, आंध्र में होता है, फिर केरला में होता है, उसके बाद फिर तमिलनाडु तीसरे नंबर पे आता है इसके उत्पादन में। ओके, यानी कि दक्षिण भारत में जो है इसका उत्पादन होता है। इसके लिए जो है 15 डिग्री सेंटीग्रेड से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। 150 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर वर्षा की जरूरत होती है। उपजाऊ और अच्छी जल निकासी वाली दोमट मिट्टी की जरूरत होती है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में ये उगते हैं। तो स्टेटमेंट में आपके सामने ये सभी पॉइंट्स दे सकता है कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में उगते हैं। सीधी धूप इनके लिए हानिकारक होता है। स्टेटमेंट में भी ये दे दे कि सीधी धूप जो है इनके लिए लाभकारी होता है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। हमेशा ध्यान रखना कि कोको के लिए डायरेक्ट धूप जो है इनके लिए हानिकारक होता है। इनकी अच्छी हार्वेस्ट उत्पादन नहीं हो पाती है, ठीक है, इनकी क्वालिटी में गिरावट आ जाती है। तो कोको की जो खेती होती है आप लोग देखेंगे नॉर्मली नारियल और सुपारी के बागानों में की जाती है। इससे क्या होता है कि ये जो प्लांट्स होते हैं छोटे प्लांट होते हैं, तो इससे डायरेक्ट सनलाइट इन प्लांट्स के ऊपर नहीं पड़ पाते हैं, ठीक है, तो इसलिए इनकी जो खेती होती है नारियल और सुपारी के बागानों में की जाती है, जिससे कि छाया में अच्छे से ग्रो कर सके, डायरेक्ट सनलाइट ना पड़े। तो ये उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है, इसको ध्यान रखना, स्टेटमेंट में दे देता है यूपीएससी। और सीधी धूप इनके लिए हानिकारक है, इस पॉइंट को भी ध्यान रखना। ये गर्म और आर्द्र जलवायु में उगते हैं। और वैश्विक लेवल पे बात करें तो कोटेडी आइवर, घाना, इंडोनेशिया, ये सभी जो है इसके उत्पादन में शीर्ष उत्पादक देश है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, उपयुक्त में कितने क्षेत्रों में उष्ण समशीतोष्ण पूर्वी तटीय जलवायु पाई जाती है? तो उष्ण समशीतोष्ण पूर्वी तटीय जलवायु पाई जाती है। कहाँ कहाँ पाई जाती है? तीन सभी पांचों, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, जापान, इन सभी पांचों देशों में इस तरह की जलवायु पाई जाती है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अभी इस तरह के टॉपिक को कैसे पढ़ें? वैश्विक जलवायु वितरण आप लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, चाहे फिर आप महेश कुमार बनवाल की बुक ले लीजिए या फिर आप परीक्षा वाड़ी की बुक ले लीजिए, उसमें दिया हुआ है, तो आप वहां से पढ़ लीजिएगा कि चीनी तुल्य जलवायु क्या है या समशीतोष्ण जलवायु क्या है, वहां भी डिटेल में दी हुई है, आप पढ़ेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की भूपर्वटी की संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि पृथ्वी की भूपर्वटी का ऊपरी भाग मुख्यतः सिलिका और एल्यूमिनियम से बना होता है, एल्यूमिना से बना होता है, तथा इसे सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है? सीएल कहा जाता है। तो पहले स्टेटमेंट आपका सही है। दूसरा कह रहा है कि महासागरीय भूपर्वटी मुख्यतः बेसाल्टिक चट्टानों से बनी होती है, इसमें सिलिका, लोहा, मैग्नीशियम प्रचुर मात्रा में होता है, इसे सीमा कहा जाता है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। बहुत बेसिक सा एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, तो आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि महासागरीय जल में लवणता विभिन्न स्थानों में विभिन्न स्थानों पर वाष्पीकरण और स्वच्छ जल के प्रवाह जैसे कारकों के कारण काफी भिन्न होती है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। देखो भाई, महासागरीय लवणता की बात करें हम लोग तो हर जगह अलग अलग लवणता पाई जाएगी, कहीं पे कम पाई जाएगी, कहीं पे ज्यादा पाई जाएगी। जहाँ पे वाष्पीकरण ज्यादा होगा, वर्षा कम होगी, वहां पे लवणता ज्यादा पाई जाएगी, ठीक है। जहाँ पे नदियों का जल भी प्रॉपर प्रवाह हो रहा है, ताजे जल की प्रॉपर आपूर्ति हो रही है, और वर्षा भी ज्यादा हो रहा है और वाष्पीकरण भी ज्यादा हो रहा है, तो वहां पे आप देखेंगे कि नॉर्मल लवणता पाई जाती है, बहुत ज्यादा लवणता नहीं पाई जाएगी। तो इस तरह की क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से भी डिपेंड करता है कि अलग अलग जगह पे लवणता जो है कैसे पाई जाएगी, ठीक है। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि पूरे विश्व में लवणता अलग अलग स्थानों पर वाष्पीकरण और स्वच्छ जल के प्रवाह जैसे कारकों पर निर्भर करता है। ओके, पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा कह रहा है कि महासागरीय जल में विभिन्न लवणों के अनुपात लवणता में भिन्नताएं होने के बावजूद स्थिर रहते हैं। तो देखो भाई, जैसे आप लोग को पता है कि लवणता में क्या क्या होता है, NaCl होता है, ठीक है, सोडियम क्लोराइड होता है, पोटेशियम क्लोराइड होता है, और भी अन्य जो है सॉल्ट विद्वान होते हैं। तो इस जल में जो ये सॉल्ट की जो, जैसे NaCl है, मान लो सोडियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम क्लोराइड है, पोटेशियम क्लोराइड है, तो इन सभी का जो अनुपात है ना किसी भी लवणीय जल में, इन सभी का अनुपात बराबर होता है। क्वेश्चन को, स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ो, तो इन सभी का अनुपात जो होता है ना वो बराबर होता है। ओके, यही स्टेटमेंट में कह रहा है कि महासागरीय जल में विभिन्न लवणों के अनुपात लवणता में भिन्नता होने के बावजूद, यानी किसी जल की लवण में, किसी जल में लवणता ज्यादा होगी तो किसी जल में लवणता कम होगी, लेकिन उसके जो लवणीय जल है उसमें जो तत्व पाए जा रहे हैं उनमें जो अनुपात है वो बराबर होगी, ये स्टेटमेंट कह रहा है, ठीक है। तो लवणता में भिन्नता होने के बावजूद लगभग स्थिर रहते हैं। यहाँ दूसरा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है।
राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी क्यों होगा? बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, आप लोग मुझसे कहते हो कि मैम मुझे इस तरह के क्वेश्चन में समझ में नहीं आता। देखो, ये स्टेटमेंट आपका पहला तो सही है। जब भी कोई इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करे तो देखिए कि सही है या नहीं सही है। तो पहला तो सही था, पहला सही है। ये बता रहा है कि अलग अलग जगहों पे लवणता अलग अलग होती है। ठीक है, अलग अलग सागरी जल की लवणता अलग अलग जगहों पे अलग अलग होती है। दूसरा कह रहा है कि, दूसरा क्या कह रहा है कि ये जो उस जल में जो लवण की अनुपात है वो बता रहा है, अनुपात के बारे में बता रहा है, रीजन नहीं बता रहा है कि क्यों अलग होती है। हमको ये नहीं बता रहा है कि भाई कहीं पे ताजे जल की आपूर्ति हो रही है, समुद्र में प्रॉपर नदियों का जल गिरता रह रहा है, बारिश ज्यादा हो रही है, वाष्पीकरण तो मान लो ज्यादा है, बारिश भी ज्यादा हो रही है, इसलिए लवणता वहां पे सामान्यता पाया जाएगा, सामान्य पाया जाएगा, बहुत ज्यादा लवणता नहीं पाई जाएगी ना बहुत कम पाई जाएगी। कहीं पे ऐसा है कि सिर्फ वाष्पीकरण ज्यादा हो रहा है, बारिश कम हो रही है, और नदियों की जल की आपूर्ति यानी ताजे जल की आपूर्ति नहीं हो रही है, इसलिए लवणता जो है कम पाई जाती है। तो इस तरह का स्टेटमेंट नहीं बता रहा है। दूसरा दूसरा थोड़ा अलग नेचर का स्टेटमेंट बता रहा है, दोनों की नेचर में डिफरेंस है। अगर आप पूछोगे कथन एक में जो पढ़ रहे हो उसको पूछो क्यों, अगर क्यों का आंसर ये दूसरा स्टेटमेंट दे रहा है तो आपका दूसरा कथन पहले कथन की व्याख्या करेगा। नहीं कर रहा है तो इसका मतलब है कि सही तो है लेकिन गलत नहीं है। ठीक है, मतलब व्याख्या नहीं कर रहा है, तो इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? कथन एक और कथन दो दोनों सही है, लेकिन कथन दो जो है कथन एक की व्याख्या नहीं करता है। सॉरी सॉरी दोस्तों। अच्छा हाँ, मुझे ये बताना है कि आप लोग को वॉइस क्लियर जा रही है नहीं जा रही है? क्योंकि कुछ दिनों से क्या थी, माइक में मेरी प्रॉब्लम चल रही थी, वॉइस क्लियर नहीं जा रही थी आप लोगों को। आप लोगों ने कहा था और मैंने भी बहुत प्रॉपरली चेक किया तो देखा कि आवाज सच में थोड़ा फ्लक्चुएट हो रहा है, अच्छी आवाज नहीं जा रही है, तो माइक मैंने चेंज किया है। बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिक्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ओके, तो इसमें बहुत सारे क्षेत्र दिए हैं, जैसे दुग्ध उत्पादन दिया है, अंडा उत्पादन, ऊन उत्पादन, मांस उत्पादन। इन सब में बताना है कि भारत में सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन से हैं। जैसे दूध उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य है जो सर्व पहले नंबर पे आता है, तो इस बेसिस पे आपको आंसर देना है। तो अगर हम दुग्ध उत्पादन की बात करें तो दूध उत्पादन में उत्तर प्रदेश पहले नंबर पे है, तो पहला स्टेटमेंट सही है। अंडा उत्पादन में आंध्र प्रदेश पहले नंबर पे है, तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। तीसरा कह रहा है ऊन उत्पादन, इसमें दिया है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर ऊन उत्पादन में पहले नंबर पे नहीं आता है बल्कि राजस्थान आता है। ठीक है, आपका राजस्थान जो है पहले नंबर पे आएगा, दूसरे नंबर पे जम्मू कश्मीर आता है, तो यहाँ तीसरा गलत हो जाएगा। मांस उत्पादन में पश्चिम बंगाल इसमें दिया है शीर्ष, तो चौथा स्टेटमेंट आपका सही है। दूसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश आता है, तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र आता है। यानी कुल कितने युग में सही सुमेलित हैं? तो केवल 3 युग में जो है सही सुमेलित हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इलायची के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि यह भारत की पूर्वी घाट क्षेत्र की स्थानिक है, तो पहला स्टेटमेंट तो ये गलत हो गया। भारत के पूर्वी घाट क्षेत्र की स्थानिक नहीं है बल्कि ये पश्चिमी घाट क्षेत्र की स्थानिक है। ओके, यानी ये स्थानीय रूप से यहीं पाया जाएगा, किसी अन्य क्षेत्र में ये नहीं पाया जाएगा। स्थानिक का मतलब यही होता है। ओके, तो पश्चिमी घाट की ये स्थानिक प्रजाति है। दूसरा कह रहा है कि इसके लिए अम्लीय, दोमट और ह्यूमस युक्त मृदा की आवश्यकता होती है, तो दूसरा स्टेटमेंट आपका सही है। तीसरा कह रहा है कि वर्ष 2025 के अनुसार ग्वाटेमाला के बाद भारत जो है विश्व में इलायची का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश बना है, तो तीसरा स्टेटमेंट भी सही है। अगर हम भारत में बात करें कि भारत में इलायची का सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन सा राज्य करता है, तो केरला करता है। ठीक है, दूसरे नंबर पे कर्नाटका है, तीसरे नंबर पे तमिलनाडु है, तो केरल है आपका, कर्नाटका है, और तीसरे नंबर पे आपका आ जाएगा तमिल। ठीक है, तमिलनाडु। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्डन क्रिसेंट शब्द को प्रायः किस संदर्भ में देखा जाता है? तो गोल्डन क्रिसेंट आप लोगों ने सुना होगा, ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान को शामिल करने वाला अफीम उत्पादन का एक प्रमुख क्षेत्र है। यहाँ पे आप देखेंगे ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में यहाँ पे अफीम का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। चलिए दोस्तों, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दिया जाएगा, हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिल जाएगा। तो पीडीएफ के लिए आपको क्या करना है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना है। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक कमेंट बॉक्स में दिया है, उस ग्रुप में आपको यानी टेलीग्राम ग्रुप में पीडीएफ का लिंक दे दिया जाएगा, बहुत ही मिनिमम प्राइस में 149, 148 ऐसे करके। आप संस्कृत आईएएस का लेना चाहते हो, संस्कृत आईएएस का, विजन आईएएस का, ध्येय आईएएस का, दृष्टि आईएएस का, फोरम आईएएस का, आपको इन सभी इंस्टीट्यूट के टेस्ट पेपर मिल जाएंगे। अगर
आप इंस्टीट्यूट में जाके ज्वाइन करना चाहते हो तो विजन आईएएस अपने आसपास के अगर कोई ब्रांच है किसी इंस्टीट्यूट का तो उसमें भी आप ऑफलाइन जा करके ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा रहेगा अगर ऑफलाइन ज्वाइन करते हैं तो। अगर ऑफलाइन ज्वाइन करते हैं दोस्तों तो विजन आईएएस में लगभग 14 या 15,000 फ़ी है और दृष्टि आईएएस में 10,000 फ़ी है, ठीक है। और आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यमों में पीडीएफ मिलेगा, विथ एक्सप्लेनेशन मिलेगा, ओके। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए। तो शिवकिला दर्रे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है तथा भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा पर एक सीमा चौकी को चिन्हित करता है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। शिवकिला दर्रा कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में, भारत और चीन के बीच कनेक्टिविटी का काम करता है। दूसरा है कि सतलुज नदी शिवकिला दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है, जो ऐतिहासिक रूप से भारत और तिब्बत के बीच एक प्रमुख व्यापारिक मार्ग के रूप में काम करता है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है। दोस्तों आप लोग को क्या करना है, जब आप ज्योग्राफी पढ़ें, इंडियन ज्योग्राफी, तो भारत के जितने भी प्रमुख दर्रे हैं आप उनको याद कर लें कि वो दर्रा जो है भारत के किस राज्य में स्थित है, इसके साथ ही वो दर्रा जो है किस देश के साथ कनेक्टिविटी का काम करता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, अक्सर क्वेश्चन यहाँ से पूछता है, पीसीएस में भी पूछता है और यूपीएससी में भी पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा है कि कौन सा सही नहीं है। जब भी क्वेश्चन पढ़े तो यहाँ वाले पोर्शन पे जरूर ध्यान दें। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो ध्यान नहीं देते और आता हुआ क्वेश्चन गलत कर देते, तो एग्जाम में ये गलती नहीं करनी है। और गलती कब नहीं होगी, जब आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे, ओके। तो रेगुलर मॉक टेस्ट लगाइए। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि यह एक केंद्रीय डेटा भंडार बनाए बिना डेटाबेस तक सुरक्षित उद्देश्य आधारित पहुंच प्रदान करता है। तो दोस्तों ये आपका पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, ओके। दूसरा कह रहा है कि नाइट ग्रिड यानी कि NATGRID की परिकल्पना 26/11 मुंबई आतंकवादी हमलों के बाद सुरक्षा एजेंसियों के बीच इंफॉर्मेशन साइलो को दूर करने के लिए की गई थी। तो यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट है। तीसरा कह रहा है कि नाइट ग्रिड के किसी भी डेटा तक पहुंचने के लिए अनिवार्य रूप से प्रथम सूचना रिपोर्ट का पूर्व पंजीकरण आवश्यक है। देखो यहाँ पे FIR का पूर्व पंजीकरण आवश्यक है, ये अनिवार्यता नहीं है, ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ तीसरा स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा, पहला दूसरा सही है। तो पूछा है कौन सा सही नहीं है, तो केवल तीसरा वाला यानी एक स्टेटमेंट आपका सही नहीं है, तो इसलिए आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेटालर्जिकल कोक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यानी मेट कोक भी इसको शॉर्ट में बोलते हैं। तो इसके संदर्भ में आपको विचार करना है। पहला कथन कह रहा है कि इसका उत्पादन कोकिंग कोयले को वायु की अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है, जिसे भंजक आसवन की प्रक्रिया कहा जाता है। तो ये पहला स्टेटमेंट सही है। जो मेट कोक है कैसे प्राप्त किया जाता है, तो कोकिंग कोयले को वायु की अनुपस्थिति में, हमेशा ध्यान रखना वायु की अनुपस्थिति में। एग्जाम में स्टेटमेंट देगा तो अनुपस्थिति या उपस्थिति दे करके आपको कंफ्यूज करेगा, मे भी उपस्थिति दे दे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आपको लगेगा कि हाँ सही है, तो गलत है, ठीक है। वायु की अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है, यानी वायु उपस्थित नहीं होता है, जिसे भंजक आसवन की प्रक्रिया कहा जाता है। तो यहाँ पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा है कि कम राख और अत्यंत कम फॉस्फोरस वाला मेट कोक उच्च ग्रेड इस्पात के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। दोनों स्टेटमेंट सही है, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ICGS समुद्र प्रताप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि भारतीय तटरक्षक बल का पहला स्वदेशी रूप से निर्मित प्रदूषण नियंत्रण पोत है। तो यहाँ पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। ये क्या है, ये प्रदूषण नियंत्रण पोत है, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि इसे गार्डन रीच सी बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड पश्चिम बंगाल द्वारा निर्मित किया गया है। तो ये दूसरा आपका गलत हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अक्सर स्टेटमेंट में यहाँ पे कंफ्यूज करता है, जब भी किसी पोत निर्मित की बात आती है तो इसे कौन बनाया है, तो गार्डन रीच सी बिल्डर्स बनाया है या फिर कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया है। अक्सर स्टेटमेंट में यहाँ पे गलती करता है, तो इसको ध्यान रखना, ठीक है। इसको बनाया किसने है, तो इसको गोवा सी बिल्डर्स लिमिटेड ने बनाया है, ठीक है, गोवा सी बिल्डर्स लिमिटेड ने। तो यहाँ दूसरा गलत हो जाएगा। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि यह पोत 22 नॉट से अधिक की गति से चल सकता है और 6,000 नॉटिकल मील की सहन शक्ति रखता है, जिससे यह ICGS बेड़े का सबसे बड़ा पोत बन गया है। तो यह तीसरा स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। दूसरा गलत था, दूसरा एलिमिनेट कर देते तो ईजिली आपका आंसर निकल के आ जाता। अगला क्वेश्चन देखिए, कुछ भौतिक परिस्थितियों में अधिक उष्ण जल कम उष्ण जल की तुलना में तेजी से जम सकता है, जो पारंपरिक उष्मागतिकी अपेक्षाओं के विपरीत है। उपयुक्त विवरण किस प्रभाव को संदर्भित करता है, तो ये किस प्रभाव को, ये थोड़ा सैद्धांतिक क्वेश्चन है। आंसर हो जाएगा आपका एम्पेम्बा प्रभाव को प्रदर्शित करता है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है नैनो टेक्नोलॉजी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि नैनो टेक्नोलॉजी में पदार्थ को 100 नैनोमीटर या उससे छोटे आयामों पर इंजीनियरिंग करना शामिल होता है, इसी को नैनो टेक्नोलॉजी कहते हैं। दूसरा कह रहा है कि नैनो पदार्थों में क्वांटम आकार प्रभाव केवल यांत्रिक गुणों हेतु महत्वपूर्ण होते हैं, न कि इलेक्ट्रॉनिक और ऑप्टिकल अनुप्रयोग लिए। ये तो गलत है भाई। नैनो प्रौद्योगिकी को इतना बढ़ावा दिया जा रहा है, तो क्या इसका जो प्रयोग है केवल यांत्रिक गुणों के लिए है? नहीं, इसका प्रयोग इलेक्ट्रॉनिक और ऑप्टिकल अनुप्रयोग लिए भी है, तो यहाँ पे दूसरा गलत हो जाएगा। दूसरा गलत है, एलिमिनेट करने की कोशिश करो, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कुछ क्वेश्चन बहुत इजी आते हैं, बस आपको क्या करना है, सही स्टेटमेंट को पकड़ना है और करेक्ट आंसर एलिमिनेट करके डायरेक्ट आंसर निकाल लेना है, ठीक है। तीसरा कह रहा है कि नैनो पदार्थों का बढ़ा हुआ सतही क्षेत्र उनकी उत्प्रेरक क्षमता को बढ़ाता है, तो तीसरा स्टेटमेंट भी सही है। चौथा कह रहा है कि नैनो कणों में देखा गया सुपर पैरा मैग्नेटिज्म मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग और सूचना भंडारण के लिए उपयोगी होता है, तो चौथा भी स्टेटमेंट सही है। तो आंसर आपका क्या है, ऑप्शन ए है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि आर्द्रभूमि विश्व के सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिक तंत्रों में से एक है, तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है। दूसरा कह रहा है कि आर्द्रभूमि से जीवों की एक विस्तृत श्रृंखला को सम्मिलित करते हुए जटिल खाद्य जाल को समर्थन मिलता है, तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। तीसरा कह रहा है कि आर्द्रभूमि वायुमंडल में अत्यधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड विमुक्त करती है। आर्द्रभूमि वायुमंडल में अत्यधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड विमुक्त करती है या इसको अवशोषित करती है? तो देखो आर्द्रभूमि क्या होता है भाई, ये ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है, न कि इसको विमुक्त करता है, ठीक है। तभी तो आर्द्रभूमि हमारे एनवायरनमेंट के लिए अच्छा होता है। अगर आर्द्रभूमि ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को विमुक्त करता तो क्या हम आर्द्रभूमि को बढ़ावा देते? हाँ, तो यहाँ पे तीसरा गलत हो जाएगा, ये एब्जॉर्ब करने का काम करता है। पहला दूसरा सही है, करेक्ट आंसर क्या होगा, कथन 2 और कथन 3 में से केवल एक सही है, जो कथन 1 की सही व्याख्या कर रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन 1 कह रहा है कि प्रकृति आधारित कार्बन सिंक कार्बन तटस्थता प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, तो पहला स्टेटमेंट सही है, ठीक है। कार्बन सिंक क्या करते हैं भाई, कार्बन को एब्जॉर्ब करते हैं। दूसरा है वनों, मृदा और महासागरों जैसे प्राकृतिक सिंक वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं, तो यह दूसरा स्टेटमेंट सही है कि भाई ये जो वन है, मृदा है, महासागर है, ये सभी क्या करते हैं, एक प्राकृतिक सिंक के रूप में काम करते हैं जो वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं। तीसरा कह रहा है कि वनों की कटाई में कमी तथा मृदा प्रबंधन में सुधार जैसे उपाय कार्बन सिंक की क्षमता को बढ़ा सकते हैं। तो बताइए कि क्या वनों की कटाई में कमी और मृदा प्रबंधन में सुधार करके कार्बन सिंक की क्षमता को बढ़ाया जा सकता है? तो तीसरा स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट है। और जो दोनों स्टेटमेंट है, ये दोनों स्टेटमेंट कथन 1 की सही व्याख्या कर रहे हैं, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। दोस्तों अगर आप लोग डिटेल में सोचते हो, चाहते हो कि एक्सप्लेनेशन सुनना चाहते हो, तो एक टेस्ट नंबर 1 से लेकर के टेस्ट नंबर 22 तक के पेपर में हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है, तो आप लोग सारी वीडियोस देखेंगे तो आपको बहुत क्लियरली सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। अब क्या है कि फुल लेंथ टेस्ट है और हमने इतनी बार एक्सप्लेन कर दिया है कि बहुत सारे बच्चों को मतलब याद हो चुका है। तो आप लोग भी अगर याद करना चाहते हो तो 1 से लेकर के 22 तक की वीडियोस को देख लेना। और आरजी सर ने भी विजन आईएएस का टेस्ट पेपर सॉल्व कराए हैं, तो वहाँ से भी आप अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। अब हम लोग जितने भी टेस्ट पेपर सॉल्व करेंगे बहुत जल्दी करेंगे, ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, क्योंकि अब आपका एग्जाम पास आ रहा है, तो आपको रिविजन करने के लिए ज़्यादा समय की ज़रूरत है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अधिकांश पारंपरिक तंत्रों में संख्या, ऊर्जा और जय भार के सभी पिरामिड सीधे होते हैं। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट आपका सही है कि अधिकांश पारिस्थितिक तंत्रों में संख्या, ऊर्जा और जय भार के जो सभी पिरामिड बनते हैं वो सीधे होते हैं। कुछ जगह पे उल्टे बनते हैं, लेकिन मैक्सिमम टाइम क्या होता है, अधिकांश पारिस्थितिक तंत्रों में सीधे बनते हैं। दूसरा कह रहा है कि उत्पादक संख्या और जय भार के दृष्टिकोण से शाकाहारियों की तुलना में अधिक होते हैं, ठीक है, जबकि शाकाहारी संख्या और जय भार के दृष्टिकोण से मांसाहारियों की तुलना में अधिक होते हैं। तो यहाँ दूसरा स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट है। तीसरा कह रहा है कि ऊर्जा की उपलब्धता उच्च पोषण स्तरों में बढ़ती है। देखो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ऊर्जा की उपलब्धता जो है एक पोषण स्तर से जैसे हम दूसरे पोषण स्तर में जाते हैं तो कम होती जाती है, ठीक है। एक पोषण स्तर में जितना ऊर्जा प्राप्त करता है उसका केवल 10% ऊर्जा ही दूसरे पोषण स्तर को मिलता है, ठीक है। फिर इस पोषण स्तर को जो ये ऊर्जा मिला इसका केवल 10% ही
तीसरे पोषण स्तर को मिलेगा। यानी कि जैसे जैसे आप पोषण स्तर में ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तो वैसे वैसे ऊर्जा में आपको कमी देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे जो तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है ये आपका गलत है। ठीक है, पहला दूसरा सही है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 2 और 3 में से केवल एक ही सही है, जो कथन एक की सही व्याख्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कार्बन की सामाजिक लागत नीति विश्लेषण और निर्णय निर्माण में व्यापक रूप से उपयोगी है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है कि कार्बन की सामाजिक लागत नीति विश्लेषण और निर्णय निर्माण में व्यापक रूप से उपयोग की जाती है। दूसरा कह रहा है कि एससीसी का उपयोग लाभ लागत विश्लेषण में उत्सर्जन में परिवर्तन के आर्थिक प्रभावों को मात्रात्मक रूप से व्यक्त करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। तीसरा कह रहा है कि एससीसी नीति निर्माताओं को उत्सर्जन में वृद्धि या कमी के आर्थिक परिणामों का मूल्यांकन करने में सहायता प्रदान करती है। तो तीसरा स्टेटमेंट भी सही है। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? दूसरा और तीसरा दोनों कथन सही हैं और दोनों ही कथन जो है कथन एक की सही व्याख्या कर रहा है। दोस्तों, अगर आप लोग सी सेट की क्लास करना चाहते हो तो मैं सी सेट की क्रैश कोर्स चल रहा है। आप लोग क्लब आईएएस ऐप इंस्टॉल करिए, गूगल प्ले स्टोर पे जाएंगे तो वहाँ पे क्लब आईएएस लिखेंगे, आपको हमारा ऐप दिख जाएगा। तो इस ऐप को इंस्टॉल करिए। इसमें हमारे सी सेट का क्रैश कोर्स चलाया जा रहा है। बहुत ही मिनिमम प्राइस में चला है, 599 और 299, यानी कि 2 इंस्टॉलमेंट में है, तो आप 299 में भी ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, क्योंकि अब देखो, आप जीएस कितना भी पढ़ लो, लेकिन अगर सी सेट पे आपकी पकड़ अच्छी नहीं है, आप सी सेट क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, तो फिर जीएस में अच्छा परफॉर्म करने का भी कोई फ़ायदा नहीं होता है। अगर आप सी सेट में अच्छा कर लेते हो तो आपका जीएस में क्वालिफाई होने की चांसेस बढ़ जाती हैं। सी सेट कंपलसरी है, सी सेट क्वालिफाई नहीं होगा तो जीएस में कितना भी अच्छा परफॉर्म करो कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर आप सी सेट क्वालिफाई कर लेते हैं, मे भी आपका जीएस में मान लो स्कोर ज़्यादा नहीं जा रहा है, लेकिन लकली क्या हुआ कि कट ऑफ कम गया, तो आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई होने की चांसेस बढ़ जाती हैं। इसलिए आपको सी सेट का क्रैश कोर्स एक बार ज्वाइन कर लो। ये सोच करके बहुत लोग नहीं ज्वाइन करते कि अगले साल एग्जाम दे देंगे, अगले साल भी यही स्थिति होगी जो आज आपकी स्थिति है। इसलिए अभी क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लो। बहुत बेसिक से पढ़ाया जा रहा है, अमित सर पढ़ा रहे हैं। पीवाईक्यूज के साथ एक अच्छे से सारे क्वेश्चंस को डिटेल में मेथड वाइज भी सॉल्व करा रहे हैं, और जो जहाँ पे ट्रिक की ज़रूरत पड़ रही है वहाँ पे ट्रिक भी बता रहे हैं। तो आपको बहुत बेहतरीन जानकारी मिल जाएगी। इतनी मिनिमम प्राइस में आपको पढ़ाया जा रहा है, तो इसका फ़ायदा उठाइए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि मैंग्रोव जलवायु परिवर्तन के शमन में योगदान करते हैं। तो यहाँ पहला स्टेटमेंट सही है, मैंग्रोव। दूसरा कह रहा है कि मैंग्रोव जो है जैव भार तथा मृदा में बड़ी मात्रा में कार्बन का भंडारण करते हैं। बड़ी मात्रा में कार्बन का, ये जो मैंग्रोव होते हैं क्या करते हैं भाई, ये भी कार्बन का भंडारण करने का काम करते हैं। दूसरा कह रहा है कि मैंग्रोव जो है मत्स्य पालन और केकड़ा पालन गतिविधियों का समर्थन प्रदान करते हैं। तो तीसरा भी स्टेटमेंट सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है। लेकिन इसमें देखो, जो मैंग्रोव है, पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि मैंग्रोव जलवायु परिवर्तन के शमन में योगदान करते हैं। तो शमन में योगदान कैसे करते हैं, तो यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट बता रहा है कि कैसे करते हैं। ये कार्बन का भंडारण करने का काम करते हैं, कार्बन को स्टोर करने का काम करते हैं। तो इस तरह से ये जलवायु परिवर्तन के शमन में योगदान देते हैं। लेकिन तीसरा देखो, तीसरा कह रहा है कि मत्स्य पालन और केकड़ा पालन गतिविधियों को समर्थन देता है। तो क्या इससे मत्स्य पालन और केकड़ा पालन से क्या जलवायु परिवर्तन के शमन में योगदान दे रहा है? नहीं, बल्कि मैंग्रोव का हम समावेशी तरीके से, अलग अलग तरीके से हम इसको यूज़ कर रहे हैं, इसके रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं। लेकिन ये जलवायु परिवर्तन के शमन में योगदान दे रहा है, तो हम ये तीसरा कहेंगे कि तीसरा व्याख्या नहीं कर रहा है पहले स्टेटमेंट का। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये तीनों स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन का आंसर हम कैसे करें। देखो, दूसरा व्याख्या कर रहा है। जब भी पहला स्टेटमेंट पढ़ो और आंसर करो, क्वेश्चन करो क्यों, तो क्यों का आंसर जब दूसरा स्टेटमेंट दे तो आपका ये व्याख्या करेगा। अगर तीसरा भी स्टेटमेंट क्यों का आंसर दे रहा है तो तीसरा भी व्याख्या करेगा। लेकिन तीसरा क्या है, ये तो मत्स्य पालन और केकड़ा पालन से संबंधित बात कर रहा है, तो ये तो थोड़ा सा अलग नेचर में बात कर रहा है। लेकिन सही तो है, लेकिन ये व्याख्या नहीं कर रहा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर होगा आपका कथन 2 और कथन 3 दोनों सही है। उनमें से केवल एक ही कथन जो है कथन एक ही व्याख्या कर रहा है, जो कि कथन दूसरा व्याख्या कर रहा था। तो आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बस्टेट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा है कि कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, पहला कह रहा है कि फ्रंटल विजन के अभाव के कारण ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की विद्युत लाइनों से टकराने की अधिक संभावना रहती है। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट आपका सही है, बहुत बेसिक सा स्टेटमेंट कह रहा है। दूसरा है लेजर फ्लोरिकन बस्टर्ड कूल का सबसे छोटा पक्षी है। तो यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, लेजर फ्लोरिकन बस्टर्ड जो है कूल का सबसे छोटा, यानी अपनी प्रजाति का ये सबसे छोटा पक्षी माना जाता है। ठीक है, तीसरा कह रहा है कि लेसर फ्लोरिकन नेपाल की तराई क्षेत्र में गर्मियों में आने वाला एक दुर्लभ पक्षी है। तो तीसरा भी स्टेटमेंट सही है। पूछा है कौन सा सही नहीं है, तो देखो तीनों सही है, तो इसलिए हम आंसर करेंगे कोई भी नहीं। और आप लोग को क्या करना है,
बस्टर्ड के बारे में पढ़ लेना, यानी लेसर फ्लोरिकन बस्टर्ड के बारे में पढ़ लीजिए। ये गुजरात राजस्थान साइड इधर पाए जाते हैं, तो थोड़ा सा ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसका IUCN स्टेटस पढ़ लेना कि उसकी 2-3 प्रजातियां हैं, भारत में कहाँ कहाँ पाई जाती हैं और भारत में किस राज्य में इसको राजकीय पक्षी का दर्जा दिया गया है, ये पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अगला है मुसेल्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि मुसेल्स द्विकपाटी मोलस्क हैं जो केवल समुद्री वातावरण में पाए जाते हैं। तो ये केवल समुद्री वातावरण में नहीं पाए जाते हैं, बल्कि स्वच्छ जल में भी पाए जाते हैं, अन्य जलीय पारितंत्र में भी पाए जाते हैं। तो केवल स्टेटमेंट अक्सर ही आप देखेंगे कि स्टेटमेंट पूरे स्टेटमेंट को गलत बना देता है। तो जब भी स्टेटमेंट में केवल शब्द दे तो अक्सर 90% चांस होता है कि स्टेटमेंट गलत होता है। तो यहाँ पहला गलत है। दूसरा कह रहा है कि मुसेल्स का उपयोग बायो इंडिकेटर के रूप में किया जाता है क्योंकि वे अपने ऊतकों में भारी धातुओं और माइक्रोप्लास्टिक्स जैसे प्रदूषकों को जमा कर लेते हैं। तो यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट सही है, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ये क्या करते हैं? बायो इंडिकेटर का काम करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूगोंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि यह मुख्य रूप से कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, पाक खाड़ी क्षेत्र तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट आपका सही है। दूसरा कह रहा है कि भारत में इन्हें वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में रखा गया है या अनुसूची 1 के अंतर्गत संरक्षित किया गया है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। तीसरा कह रहा है कि ये समुद्री घास के मैदानों को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं जो जैव विविधता को प्रोत्साहित करने के साथ कार्बन अवशोषण को भी बढ़ाते हैं। तो यह तीसरा स्टेटमेंट करेक्ट है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला है हम्बोल्ट पेंगुइन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा है कि कौन सा कथन सही नहीं है। पहला कथन कह रहा है कि यह प्रजाति हिंद महासागर में हम्बोल्ट धारा के किनारे पाई जाती है, ठीक है। तो यहाँ पहला स्टेटमेंट सही है कि कहाँ पाई जाती है? हम्बोल्ट धारा के किनारे पाई जाती है, इसलिए इसका नाम हम्बोल्ट पेंगुइन पड़ा है। दूसरा कह रहा है कि यह एक पूर्णतः प्रवासी पेंगुइन प्रजाति है जिसकी उपस्थिति विश्व भर में है। तो यह दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, ये इधर उधर प्रवास करता रहता है। तीसरा है कि IUCN रेड लिस्ट के अंतर्गत इसे सुभेद्य श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। तो इसे सुभेद्य श्रेणी में वर्गीकृत नहीं बल्कि संकटग्रस्त श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। तो तीसरा गलत हो जाएगा। केवल 2 स्टेटमेंट सही है। ओके, पूछा है कि कौन सा सही नहीं है। देखो ये जो दूसरा है ना, ये कह रहा है कि एक पूर्णतः प्रवासी पेंगुइन प्रजाति है। तो पूर्णतः प्रवासी पेंगुइन प्रजाति नहीं बल्कि यहाँ पे जो हिंद महासागर रीजन है हम्बोल्ट धारा के आसपास पाई जाती है। यहाँ पे दूसरा ये गलत होगा, मैंने यहाँ पे गलत बोल दिया था। पूर्णतः एक तो अपने आप में ही एक थोड़ा भारी भरकम ट्रैप वर्ड है, तो इसको भी देख करके हमें इस स्टेटमेंट को गलत कर देना है। और ये पूर्णतः प्रवासी पेंगुइन प्रजाति नहीं है, तो यहाँ पे ये गलत है। दूसरा और तीसरा पूछा है कौन सा सही नहीं है, तो दोनों ही सही नहीं है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह एक संरक्षित क्षेत्र की निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। संरक्षित क्षेत्र के संदर्भ में क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। पहला कथन कह रहा है कि इसकी स्थापना वर्ष 1936 में, देखो ये पूरा क्वेश्चन क्या है कि किस राष्ट्रीय उद्यान का वर्णन किया जा रहा है, तो आप पहले ऊपर पढ़िए फिर हमको पता चलेगा कि किस राष्ट्रीय उद्यान की बात हो रहा है। तो इसकी स्थापना वर्ष 1936 में एशिया के पहले राष्ट्रीय उद्यान के रूप में की गई थी। दूसरा है यह वर्ष 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल किया गया, पहला राष्ट्रीय उद्यान बना। तीसरा कह रहा है कि हिमालय की तलहटी में स्थित है जिसकी विशेषता भाबर और निम्न शिवालिक परिदृश्य है। चौथा कह रहा है कि यह क्षेत्र ढिकाला और बिजरानी जैसे चौर के लिए प्रसिद्ध है जिससे बाघों की उच्च घनत्व को समर्थन मिलता है। तो बताइए किस राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बात कर रहा है, तो आपको ध्यान होगा ये जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बात हो रहा है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, जिसकी शुरुआत जो है 1936 में एशिया के पहले राष्ट्रीय उद्यान के रूप में हुई थी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, डिजिटल अरेस्ट क्या है भाई? डिजिटल अरेस्ट स्कैम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ओके, पहला कथन कह रहा है कि डिजिटल अरेस्ट एक साइबर धोखाधड़ी है जिसमें अपराधी स्वयं को कानून प्रवर्तन अधिकारी दिखाकर पैसे की मांग करते हैं। तो पहला स्टेटमेंट सही है, ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। दूसरा कह रहा है कि डिजिटल अरेस्ट स्कैम में मुख्य रूप से फिशिंग ईमेल के माध्यम से कॉर्पोरेट खातों को निशाना बनाया जाता है। देखो इसमें फिशिंग ईमेल जैसी कोई टेक्निक प्रयोग नहीं किया जाता है। देखो इसमें फिशिंग ईमेल तकनीक का प्रयोग नहीं होता है, इसमें क्या होता है कि भाई लोगों को डायरेक्ट क्या किया जाता है भाई, डिजिटल ब्लैकमेल किया जाता है, फिर उन अपने अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कराया जाता है। इसमें ये टेक्निक का प्रयोग नहीं होता है। दूसरा गलत है। तीसरा कह रहा है कि पीड़ितों को प्रायः नकली दस्तावेजों के जरिए गिरफ्तारी या बैंक खातों को फ्रीज करने की धमकी दी जाती है। तो तीसरा स्टेटमेंट सही है।
ब्लैकमेलिंग के जरिए क्या करते हैं भाई, अपने अकाउंट पे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मंगाते हैं। तो यहाँ 2 स्टेटमेंट सही है, पहला और तीसरा। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित योजनाओं पर विचार कीजिए। बताना है कि कौन सी योजनाएं विलय कर दी गई हैं समग्र शिक्षा के अंतर्गत। ठीक है, तो दोस्तों इसमें है सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, टीचर एजुकेशन। मध्याह्न भोजन योजना को नहीं विलय किया गया है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पहला, तीसरा और चौथा, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला है, विमुक्त घुमंतु और अर्ध घुमंतु समुदायों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि औपनिवेशिक काल के दौरान वर्ष 1871 के आपराधिक जनजाति अधिनियम के तहत विमुक्त जनजातियों को आपराधिक जनजाति के रूप में विहित किया गया था। तो यहाँ पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा कह रहा है कि इदाते आयोग ने विमुक्त घुमंतु और अर्ध घुमंतु समुदायों के लिए विकास कल्याण बोर्ड की स्थापना की अनुशंसा की थी। तो दूसरा स्टेटमेंट भी आपका सही है। तीसरा कह रहा है कि सीड योजना जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित है। देखो, सीड योजना जो है विकास कल्याण बोर्ड द्वारा कार्यान्वित है, न कि जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा। तो यहाँ तीसरा गलत हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। अगला है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है, NEP 2020 में 5+3+3+4 की नई स्कूल पाठ्यक्रम संरचना प्रस्तुत की गई है, जहां आधारभूत चरण पूर्ण रूप से खेल आधारित है। तो यहाँ पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। दूसरा है, इस नीति का है एक प्रमुख लक्ष्य वर्ष 2035 तक पूर्व प्राथमिक से माध्यमिक स्तर तक स्कूली शिक्षा में 100% सकल नामांकन अनुपात प्राप्त करना है। तो देखो 2035 नहीं बल्कि 2030 तक ये टारगेट रखा गया है। ठीक है, तो दूसरा गलत हो जाएगा, पहला सही है, करेक्ट आंसर ऑप्शन है। अगला है, मानवाधिकार दिवस से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि मानवाधिकार दिवस प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय संधि को अपनाने की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मनाया गया। तो देखो यहाँ पे ये गलत है। इसमें क्या कह रहा है कि इस दिन जो है नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय संधि को अपनाने की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मानवाधिकार दिवस घोषित किया गया था। ये गलत है। देखो, यूनाइटेड नेशन महासभा द्वारा मानवाधिकारों की एक सार्वभौमिक घोषणा की गई थी 10 दिसंबर को। इसी उपलक्ष्य में 10 दिसंबर को जो है मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। ठीक है, यहाँ पहला गलत है। दूसरा कह रहा है कि वर्ष 2025 की थीम क्या थी। तो 2025 की थीम ह्यूमन राइट्स आवर एवरीडे इसेंशियल थी, जिसके तहत बुनियादी सेवाओं तक पहुंच को मानवाधिकार के रूप में महत्व दिया गया। तो यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सुजलाम भारत ऐप से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि इसका उद्देश्य जो है जल मिशन के तहत प्रत्येक ग्रामीण जलापूर्ति योजना के लिए एक अद्वितीय डिजिटल पहचान बनाना है। तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है। दूसरा कह रहा है कि इसे इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया। ये दूसरा गलत है। देखो, ये जल जीवन मिशन से संबंधित है, जल संरक्षण से संबंधित है। इसे इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा नहीं विकसित किया गया बल्कि जल शक्ति मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है, अक्सर मंत्रालय में स्टेटमेंट गलत देता है, तो इसको ध्यान रखना है और क्वेश्चन को पढ़ के तब आंसर करना है। ये नहीं कि बस हाँ देखा कि मंत्रालय का नाम दिया तो गलत ही होगा, तो इस तरह से नहीं करना है। ठीक है, अपना थोड़ा दिमाग भी, लॉजिक भी लगाना है। तीसरा है कि जल संबंधी अवसंरचना के भू स्थानिक मानचित्रण के लिए इसे PM गति शक्ति GIS पोर्टल के साथ इंटीग्रेट किया गया है। तो तीसरा भी स्टेटमेंट सही है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी होगा, यानी 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एशियन यूथ पैरा गेम्स 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, एथलेटिक्स ने भारत की पदक तालिका में 50 से अधिक पदकों का योगदान दिया। ये गलत है भाई, 50 से अधिक नहीं बल्कि भारत को 48 पदक प्राप्त हुए थे। यहाँ पे पहला गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि यह भारत का सबसे सफल अभियान था। तो दूसरा करेक्ट है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जैविक हथियार अभिसमय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि यह जैविक और विषाक्त हथियारों के विकास, उत्पादन, अधिग्रहण, भंडारण और उपयोग पर प्रतिबंध लगाता है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। देखो, आपको क्या करना है ना, जैविक हथियार के एग्जाम्पल पढ़ लेना। ठीक है, जैविक हथियार की क्या क्या जो है जैविक हथियार है, जैसे विषाणु हो गया, वायरस हो गया, ठीक है, प्लेग हो गया,
अन्य भी ऐसे बहुत सारे जैविक हथियार हैं जो आपको एग्जाम्पल के तौर पे याद करना है, कॉपी में अपना लिख लेना है। रासायनिक हथियार कौन कौन से हैं, जैविक हथियार कौन कौन से आएंगे, तो 5-5 6-6 पढ़ लेना। एग्जाम में क्वेश्चन यूपीएससी पूछ देता है कि उपरोक्त में से कौन से जैविक हथियार के अंतर्गत आएंगे या फिर रासायनिक हथियार के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि यह जैविक और विषाक्त हथियारों के विकास, उत्पादन, अधिग्रहण, भंडारण और उपयोग पर प्रतिबंध लगाता है। तो पहला स्टेटमेंट सही है, ये पूरी तरीके से जैविक हथियारों के भंडारण, उपयोग या अधिग्रहण या विकास या उत्पादन पर प्रतिबंध लगाता है। ठीक है, दूसरा है कि यह व्यापक विनाशकारी हथियारों की एक पूरी श्रृंखला पर प्रतिबंध लगाने वाली पहली बहुपक्षीय निरस्त्रीकरण संधि है। तो ये इंपॉर्टेंट है, दूसरा स्टेटमेंट आपका सही कह रहा है। ओके, तीसरा देखो, तीसरा क्या कह रहा है कि BWC जो है वर्ष 1925 में जिनेवा प्रोटोकॉल का पूरक है, जिसने जैविक हथियारों के उपयोग और उत्पादन दोनों पर प्रतिबंध लगाया। देखो, हमेशा ध्यान रखना है कि जिनेवा प्रोटोकॉल लाया गया था, ये भी जैविक हथियारों से संबंधित है, लेकिन जिनेवा प्रोटोकॉल में ये कहा गया था भैया कि देखो कोई भी देश जो है जैविक हथियारों का उत्पादन, जैविक हथियारों का उपयोग नहीं करेगा। उत्पादन पे ये रोक नहीं लगाया था, ये नहीं कहा था कि भाई उत्पादन मत करो, बस ये कहा था कि कोई उपयोग नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे यही स्टेटमेंट गलत हो जाता है। जिनेवा प्रोटोकॉल जो है ये जैविक हथियारों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया था, लेकिन उत्पादन पे नहीं। इसने कहा भाई उत्पादन से संबंधित कोई बात ही नहीं कहा था इसने, बस उपयोग पे। लेकिन ये जो जैविक हथियार अभी समय है ये इंपॉर्टेंट है, इसने भाई उत्पादन पर भी प्रतिबंध लगाने की बात कही, उपयोग पर भी, भंडारण पर भी, अधिग्रहण पर भी, विकास पर भी। ठीक है, तो ये हर तरह से जैविक हथियारों के उन्मूलन की बात कहा था इसने, लेकिन जिनेवा प्रोटोकॉल में इससे संबंधित बस उपयोग के लिए भाई इसने मनाही की थी कि उपयोग मत करना, बाकी उत्पादन कर सकते हो। ठीक है, उत्पादन संबंधित इसने कोई भी अपनी राय दी ही नहीं थी, यानी उत्पादन कर सकते थे, उपयोग नहीं कर सकते थे। तो पूछा है कौन सा सही नहीं है, तो केवल एक सही नहीं है, जो कि तीसरा वाला आपका गलत है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो अगला देखो, भारत रूस रक्षा सहयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि सैन्य तकनीकी सहयोग समझौता वर्ष 2021 से 2030 रक्षा प्रणालियों के संयुक्त अनुसंधान और विकास तथा सह उत्पादन का मार्गदर्शन करता है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा कह रहा है कि S-400 वायु रक्षा प्रणाली भारत और रूस द्वारा संयुक्त रूप से विकसित की गई है। तो ये तो गलत है भाई, भारत ने इसको रसिया से प्राप्त किया है, भारत और रसिया द्वारा संयुक्त रूप से इसको विकसित नहीं किया जा रहा है। ठीक है, दूसरा गलत है। तीसरा है भारत रूस रक्षा सहयोग के तहत भारत में Su-30 MK1 या MKY भी बहुत लोग पढ़ते हैं, MK1 और T-90 टैंक जैसे प्लेटफॉर्मों का लाइसेंस प्राप्त उत्पादन शामिल है। तो तीसरा स्टेटमेंट सही है। चौथा कह रहा है कि अभ्यास इंदिरा एक त्रिपक्षीय सैन्य अभ्यास है जिसमें भारत, रसिया और चाइना शामिल है। देखो, इंदिरा जो है ना, ये भारत और रसिया के बीच यानी द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है, चाइना इसमें शामिल नहीं है, त्रिपक्षीय अभ्यास नहीं है ये। ठीक है, तीसरा गलत हो जाएगा। पूछा है कौन सा सही नहीं है, कितने कथन सही नहीं है, तो 2 कथन सही नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रधानमंत्री धन निधान कृषि योजना के से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये इंपॉर्टेंट है, मे भी इस बार ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दे। तो पहला कथन कह रहा है कि प्रधानमंत्री धन निधान कृषि योजना का लक्ष्य 11 विभिन्न विभागों की 36 मौजूदा योजनाओं को इंटीग्रेट करना है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। इसका उद्देश्य क्या है भाई, इसका उद्देश्य कि जिस राज्य में या जिस जिले में उत्पादन कम हो रहा है उस जिले की उत्पादकता को बढ़ाना इसका लक्ष्य है, कि उस जिले में क्या होगा भाई, उत्पादन को बढ़ाया जाएगा और भी बहुत सारी किसानों को सहायता प्रदान किया जाएगा। तो कई सेक्टर में ये किसानों की हेल्प करेगा। ओके, दूसरा कह रहा है कि इसे वित्त वर्ष 2023-24 से 5 वर्षों की अवधि के लिए कार्यान्वित किया गया है। 5 वर्षों की अवधि के लिए नहीं, बल्कि आपको ध्यान होगा ये 6 वर्षों की अवधि के लिए लाया गया है। ठीक है, दूसरा गलत हो जाएगा ये। तीसरा कह रहा है कि इसके तहत कृषि उत्पादकता बढ़ाने के क्रम में अपने बजट का 50% कृषि यंत्रीकरण हेतु आवंटित करना शामिल है। तो भाई इस तरह की कोई बात ही नहीं की गई थी कि 50% जो है कृषि यंत्रीकरण हेतु आवंटित किया जाएगा, ये गलत है। चौथा कह रहा है कि प्रधानमंत्री धन निधान कृषि योजना के तहत प्रतिवर्ष 2.5 से अधिक फसल चक्र वाले फसल गहन जिलों को प्राथमिकता देना शामिल है। तो चौथा भी आपका भाई गलत है। इस तरह का कोई टारगेट नहीं किया गया कि 2.5 से अधिक गहन फसल, वहाँ पे जहाँ पे उत्पादन कम होगा उन जिलों पर ज़्यादा फोकस किया जाएगा। ठीक है, 100 जिलों को टारगेट किया गया है। ठीक है, यहाँ पे पहला गलत हो जाएगा, तो पहला सही हो जाएगा, बाकी सभी गलत हैं। तो आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके, चलो ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, अब तक 1 से लेकर के 22 तक के टेस्ट पेपर में रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। बहुत सारे क्वेश्चन अब रिपीट ही हो रहे हैं। भारत
भारतीय मानक ब्यूरो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि इसे मूल रूप से वर्ष 1947 में भारतीय मानक संस्थान के रूप में स्थापित किया गया था। तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है। दूसरा कह रहा है कि BIS अधिनियम 2016 इसके मानकीकरण और प्रमाणन कार्यों के लिए विधिक आधार प्रदान करता है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। तीसरा कह रहा है कि इसने भारतीय मानकों को अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन के मानकों के संदर्भ में 100% अनुरूप बनाया गया है, यानी ISO के मानकों के संदर्भ 100% अनुरूप बनाया गया। तो ये तीसरा सही है आपका। 100% नहीं, सॉरी 94%, ठीक है 94%, यह तीसरा गलत हो जाएगा। इसने भारतीय मानकों को अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन के मानकों के संदर्भ में 100% अनुरूप बनाया नहीं, अभी 94% अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन के मानकों के अनुरूप बनाया है, लेकिन अभी 100% नहीं हुआ है। ठीक है, कुछ समय बाद जो है जल्दी ही 100% हम लोग अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण के मानकों के तौर पे हम पूरा कर लेंगे। तो यहाँ पे तीसरा गलत हो जाएगा। चौथा कह रहा है कि इसकी मानक राष्ट्रीय कार्य योजना 2022 से 2027 उभरती तकनीकों और जलवायु कार्रवाई जैसे क्षेत्रों में मानकीकरण के लिए मार्गदर्शिता है। तो यहाँ पे चौथा स्टेटमेंट सही है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2 और 4, यानी राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि तीसरा तो गलत था, एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालदीव के साथ भारत के विकासात्मक सहयोग के संदर्भ में निम्नलिखित स्थानों पर विचार कीजिए। ठीक है, मालदीव के साथ भारत के विकासात्मक सहयोग के संदर्भ में निम्नलिखित स्थानों पर विचार करना है। बताना है कि उपरोक्त स्थानों में से कौन कौन से ऐसे स्थान हैं जहां भारत ने प्रमुख अवसंरचना या कनेक्टिविटी परियोजनाओं को शुरू किया है या उनका समर्थन किया है। तो ये जो है आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। हनीमाधु, थिलामाले, हुल्हुमाले और अड्डू सिटी। ठीक है, यहाँ करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निरस्त्रीकरण मामलों पर सलाहकार बोर्ड से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ABDM की अध्यक्षता क्षेत्र या चर्चा के विषय के आधार पर वार्षिक रूप से बदलती रहती है। तो ये पहला स्टेटमेंट आपका सही है। इसकी अध्यक्षता जो है क्षेत्र या चर्चा के विषय के आधार पर वार्षिक रूप से बदलती रहती है, तो यहाँ सही है। दूसरा कह रहा है ABDM की बैठकें साल में 2 बार आयोजित की जाती है, बारी बारी से न्यूयॉर्क और जिनेवा में होती है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। तीसरा कह रहा है कि प्रत्येक सत्र के बाद ABDM अपनी रिपोर्ट प्रत्यक्ष रूप से संयुक्त राष्ट्र महासभा को सौंपती है। तो ये गलत है। ठीक है, प्रत्यक्ष रूप से संयुक्त राष्ट्र महासभा को रिपोर्ट नहीं सौंपती है, तो ये तीसरा गलत हो जाएगा। ABDM, चौथा कह रहा है कि ABDM यूनाइटेड नेशंस इंस्टीट्यूट फॉर डिसपरमानेंट रिसर्च के न्यासी बोर्ड के रूप में भी कार्य करता है। तो चौथा सही है, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2 और 4 आपका जो है राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, MSME चैंपियंस पोर्टल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि यह शिकायत निवारण, मार्गदर्शन, शिकायत निगरानी को एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म के अंतर्गत जोड़ता है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा है कि ये ZED, लीन मैन्युफैक्चरिंग और लीन 6 सिग्मा जैसी योजनाओं का समर्थन करता है। तो दूसरा भी सही है। तीसरा कह रहा है कि यह मुख्य रूप से MSME के लिए ऋण वितरण प्लेटफॉर्म के रूप में काम करता है। देखो, ये ऋण वितरण के लिए नहीं काम करता है, बल्कि किसानों को, जो MSME उद्यमी हैं, इनको कोई समस्या आती है तो इस पोर्टल पे जा करके अपनी समस्या का समाधान करा सकते हैं और सारी MSME से संबंधित बहुत सारी जानकारी ले सकते हैं। यह ऋण वितरण प्लेटफॉर्म नहीं है। तीसरा गलत हो जाएगा। अगर पता हो तो तीसरा एलिमिनेट कर दो और जाओ ऑप्शन बी के साथ। ठीक है, मैक्सिमम ऑप्शन के साथ जाया करो, तो आंसर आपका करेक्ट होगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रलय मिसाइल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि यह ठोस प्ररोधक सतह से सतह पर मार करने वाली अर्ध बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसकी संचालन क्षमता 1500 किलोमीटर से अधिक है। देखो, इसकी संचालन क्षमता जो है ना बच्चे, ये गलत दिया है। 1500 नहीं बल्कि 150 किलोमीटर इसकी क्षमता है। बाकी ये सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है, अर्ध बैलिस्टिक मिसाइल है, तो ये सही है। ठीक है, तो पूरा ओवरऑल स्टेटमेंट ये गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि इसकी मार्गदर्शन प्रणाली में उच्च सटीकता के लिए इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम और रेडियो फ्रिक्वेंसी सीकर शामिल है। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि वर्ष 2026 को आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष के रूप में चिन्हित किया गया है। तो यहाँ पहला स्टेटमेंट सही है कि 2026 को जो है आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष के रूप में चिन्हित किया गया है।
दूसरा है कि भारत ने हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी की अध्यक्षता इंडोनेशिया से ग्रहण की। इंडोनेशिया से नहीं बल्कि थाईलैंड से ग्रहण की है, ये याद रखना, बहुत कंफ्यूजन हो जाती है एग्जाम टाइम में। तो ये थाईलैंड से नहीं, इंडोनेशिया से नहीं बल्कि थाईलैंड से भारत ने हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी की अध्यक्षता ग्रहण की है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वर्चुअल डिजिटल एसेट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, पहला कथन कह रहा है कि आयकर अधिनियम 1961 के तहत वीडीए यानी वर्चुअल डिजिटल एसेट को विधिक रूप से परिभाषित किया गया है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा, इसमें क्रिप्टो करेंसी, जैसे ये डिजिटल एसेट क्या है, जैसे आपका क्रिप्टो करेंसी हो गया, नॉन फंजिबल टोकन हो गया, अन्य जो बॉन्ड्स है, ये सभी अब आपके डिजिटल वर्चुअल डिजिटल एसेट माने जाएंगे। ठीक है, अब आपका ये आय का एक हिस्सा माना जाएगा। अब इस पे भी टैक्स लगेगा। इस बार नया जो नियम आया है आयकर अधिनियम, उसमें ये चीज़ें मेंशन की गई हैं, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। नॉन फंजिबल टोकन, क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि ये क्रिप्टो करेंसी क्या है, ये नॉन फंजिबल टोकन क्या है, तो इसको भी पढ़ लेना, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकता है। अन्य अधिसूचित डिजिटल एसेट्स शामिल हैं, तो ये और भी डिजिटल एसेट्स का क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं, ये भी पढ़ लेना। वीडीए की परिभाषा में भारतीय और विदेशी मुद्राएं शामिल हैं, तो इसमें भारतीय और विदेशी मुद्राएं, देखो ये वर्चुअल डिजिटल एसेट की बात कर रहा है, तो मुद्राएं इसमें शामिल नहीं होंगी भाई, तो तीसरा गलत हो जाएगा, पहला और दूसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। INSV कौंडिन्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ओके, पहला कथन कह रहा है कि यह भारत का पहला आधुनिक पोत है जिसे प्राचीन टंकाई पोत निर्माण विधि का उपयोग करके निर्मित किया गया है। तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है। दूसरा है कि इस पोत का डिजाइन जो है 5वीं शताब्दी की अजंता की गुफा चित्रकला और प्राचीन संस्कृत ग्रंथ युक्त कल्पतरु से प्रेरित है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है आपका, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला है, हाल ही में राष्ट्रपति भवन में उद्घाटित ग्रंथ कुटीर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि भारत की पारंपरिक ज्ञान परंपराओं को प्रदर्शित करने वाला एक समर्पित पुस्तकालय है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा है कि ग्रंथ कुटीर केवल संस्कृत और तमिल में लिखित कृतियों का संग्रह है। तो देखो ये गलत है भाई, केवल शब्द दिया है तो वैसे भी ये गलत हो जाता है, लेकिन लॉजिकली अगर हम बात करें तो यह ग्रंथ कुटीर जो है न केवल संस्कृत तमिल बल्कि अन्य 11 भाषाओं में भी ये लिखी हुई है, तो यहाँ दूसरा गलत हो जाएगा। तीसरा है कि इसमें मुद्रित पुस्तकों और हस्तलिखित पांडुलिपियों दोनों को शामिल किया गया है। तो तीसरा स्टेटमेंट आपका सही है, तो यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पहला और तीसरा, क्योंकि दूसरा स्टेटमेंट गलत था तो यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगा, इसलिए आपका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अगला है, हाल ही में समाचारों में रहे लक्कुंडी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि तेलंगाना के गदर जिले में स्थित है। देखो ये तेलंगाना के गदर जिले में नहीं बल्कि कर्नाटका में स्थित है, पहला गलत हो जाएगा। यह स्थल हाल ही की खुदाई में नवपाषाण काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं, तो यहाँ पे दूसरा सही है। तीसरा है कि लकुंडी के मंदिर कल्याणी के चालुक्य की स्थापत्य शैली में निर्मित है। तो तीसरा स्टेटमेंट सही है, यानी तीसरा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, चिप्स टू स्टार्टअप प्रोग्राम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि यह कार्यक्रम केवल सेमीकंडक्टर निर्माण पर केंद्रित है, चिप डिजाइन पर नहीं। तो ये तो गलत हो जाएगा, नाम से ही आपको समझ में आ रहा है कि चिप्स टू स्टार्टअप्स। ठीक है, तो ये सेमीकंडक्टर निर्माण पर तो केंद्रित है, साथ में ये चिप डिजाइन पर भी केंद्रित है, तो ये पहला गलत हो जाएगा। ठीक है, पहला गलत हो जाएगा, ऑप्शन देखो, अच्छा 2 ही एलिमिनेट हुआ। अब हम आगे देखते हैं कि NIELIT स्मार्ट लैब और CDAC के चिप इन केंद्र का उपयोग करता है ताकि साझा EDS उपकरण के साथ मेंटरिंग प्रदान की जा सके। तो दूसरा स्टेटमेंट सही कह रहा है। ठीक है, जो भी पॉजिटिव स्टेटमेंट हो अक्सर वो स्टेटमेंट सही होता है। तो बहुत अगर आपको जानकारी नहीं भी है लेकिन आपको लग रहा है कि हाँ इसके साथ साझा हो रहा है, एक दूसरे के साथ सहयोग करके काम कर रहे हैं, तो ये स्टेटमेंट सही होता है। फिर आपको एग्जाम में चाहे वो स्टेटमेंट आ रहा है या नहीं आ रहा है, उसको आपको सही मानना है। ठीक है, तीसरा कह रहा है कि C2S के तहत अनुमोदित स्टूडेंट डिजाइन को एकत्रित करके साझा वेफर्स पर 180 नैनोमीटर तकनीक का उपयोग करके निर्मित किया गया है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। तीसरा कह रहा है कि भारत ने पूरे 6GH बैंड को पूर्णतः डी लाइसेंस करके संयुक्त राज्य अमेरिका के समान नीति अपनाई है। तो ये आपका चौथा स्टेटमेंट भी सही है। ताकि क्या होगा भाई, पूर्णतः डी लाइसेंस क्यों किया जा रहा है, ताकि लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा चिप्स को तैयार कर सके, सेमीकंडक्टर्स का और ज़्यादा सेमीकंडक्टर चिप्स को
प्रिपेयर तैयार कर सकें, मार्केट में और ज़्यादा इसको बढ़ावा दे सकें, ठीक है। इसलिए डी लाइसेंस किया गया है, पूर्णतः डी लाइसेंस। अगर अपराध से रिलेटेड होता या कोई अन्य इनकम टैक्स होता तो यहाँ पे गलत हो जाता, ठीक है। लेकिन कहीं पे जब बनाने की बात आए, प्रोडक्शन की बात आए, भारत में इसका प्रॉफिट हो सकेगा, तो या इस तरह का स्टेटमेंट सही होगा कि डी लाइसेंस किया जा रहा है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। हाल ही में भारत में 6 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी बैंड को डी लाइसेंस किए जाने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 6 गीगाहर्ट्ज बैंड का डी लाइसेंस किया गया हिस्सा केवल इंडोर वायरलेस उपयोग के लिए है। यहाँ पहला स्टेटमेंट आपका सही है। दूसरा है कि यह उन्नत वाईफाई मानकों को सक्षम बनाता है जो कई फ्रीक्वेंसी बैंड पर एक साथ डेटा ट्रांसमिशन की अनुमति देता है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका बच्चे? ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है बाह्य अंतरिक्ष संधि 1967 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। बाह्य अंतरिक्ष संधि 1967, इसके संदर्भ में विचार करना है। तो यह अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग को सुनिश्चित करने के साथ सामूहिक विनाश के हथियारों और आकाशीय पिंडों पर सैन्य अड्डों को प्रतिबंधित करती है, ठीक है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय वायुसेना में शामिल किए जा रहे C-295 विमान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि C-295 एक ट्विन इंजन टर्बोप्रॉप सामरिक परिवहन विमान है। तो यहाँ पहला स्टेटमेंट आपका सही है। दूसरा कह रहा है कि इसे IAF में पुराने हो चुके एब्रो 748 विमानों के स्थान पर शामिल किया जा रहा है। तो ये भी दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। तीसरा कह रहा है कि C-295 C-17 ग्लोब मास्टर के समान लंबी दूरी के अंतर महाद्वीपीय स्ट्रेटेजिक एयरलिफ्ट अभियानों में सक्षम है। तो ये गलत है। देखो ये जो C-17 ग्लोब मास्टर है ये लंबी दूरी के लिए प्रयोग किया जाता है, लेकिन ये जो C-295 या C-295 है ये कम दूरी के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो तीसरा गलत हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय तत्कालिक विस्फोटक उपकरण डेटा प्रबंधन प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि यह वर्ष 1999 से सभी प्रकार के बम विस्फोटों का भारत का पहला केंद्रीकृत राष्ट्रीय डिजिटल डेटाबेस है। तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है। दूसरा कह रहा है कि इसे राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण द्वारा विकसित किया गया है। तो दूसरा गलत है, इसे NSG द्वारा, ठीक है, NSG द्वारा विकसित किया गया है, ठीक है, NSG नेशनल सिक्योरिटी गार्ड द्वारा विकसित किया गया है। तीसरा कह रहा है कि यह IED संबंधित डेटा के लिए वन नेशन वन डेटा रिपोजिटरी दृष्टिकोण का पालन करती है। तो तीसरा स्टेटमेंट सही है। यानी कुल मिला के आपका कितने कथन सही है भाई? तो पहला और तीसरा कथन सही है, यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा और जल्द ही आपको टेस्ट नंबर 24 का वीडियो मिल जाएगी। ओके, तब तक के लिए बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक आप सभी लोगों को। अपना ध्यान रखना और अच्छे